हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का हाफ रिएक्शन मेथड जो था वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, ऑर्गेनिक का जस्ट बेसिक होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। क्या मेथड है, कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरीन और OH नेगेटिव आयन। क्लोरीन है OH नेगेटिव आयन के साथ में, और क्लोरीन नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव बना रहा है। तो देखो ये OH है, यानी ये रिएक्शन बेस के अंदर क्या की जा रही है, बैलेंस की जा रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें इस बेस से कोई मतलब नहीं, वो हम लास्ट में देखते होते हैं ना। तो हम इसको उड़ा सकते हैं। उसके अलावा बाकी के सभी जगह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं ये क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये क्लोरीन -1 में है, और ये वाली क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो यानी कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबका बदल रहा है, कोई रिडक्शन कर रहा है, कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो अब इसी के हिसाब से, ठीक है, ये ClO3 माइनस है भाई, ध्यान रखना। तो इसी के हिसाब से अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है वो निकाल लेते हैं। तो लेट्स सी इट। तो क्लोरीन 0 से क्या कर रहा है, -1 में आ गया, रिडक्शन हो गया 0 to -1। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर -1 है, ये क्लोरीन प्योर फॉर्म में है तो ये 0 है। ठीक है, अगर चार्ज है तो -1, वही उसका रिडक्शन हो गया। फर्दर यही क्लोरीन सेम, या आप एक और यहाँ पर क्लोरीन एटम ऐड कर सकते हैं ऐसे, और फिर ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि बैलेंस तो करनी है। तो एक की जगह मैं दो दो मॉलिक्यूल ले सकता हूँ। यस गाइज, ये बात समझ में आई। एक और क्लोरीन लेके ऑक्सीडेशन को अलग से शो कर सकते हैं। यस, समझ में आया बेटा ये बात। यस सर। ठीक है, अभी मेघा बेटा, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सर कुछ रिएक्शन सॉल्व नहीं हो रही थी, तो उसका वन ऑफ द रीजन ये होता है कि ये है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ ध्यान देना, डिसप्रपोर्शनेशन मतलब क्लोरीन यहाँ पर क्या कर रही है, रिडक्शन कर रही है, और क्लोरीन ही ऑक्सीडेशन कर रही है। ये +5 में आ गई क्लोरीन। तो अगर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से अगर आप बैलेंस करना चाहो, ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से, तो क्या करते हैं हम, एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है रिडक्शन भी कर रहा है, तो उसको 2 बार लिख लो। ठीक है, इस तरह से। तो जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो रिडक्शन कर रहा है, उसको अलग से मेंशन करो, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको अलग से मेंशन करो, और इस तरह से आसानी से आपकी वो रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेट कर रहा है एक एलिमेंट, साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस के अंदर क्या करते हैं, ऐसी रिएक्शंस के अंदर वो एलिमेंट को 2 बार लिखते हैं। क्लोरीन बाद में अपने आप बैलेंस हो जाएगी, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में वो माइनस प्लस माइनस जो भी करना होगा हो जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को। ऑक्सीडेशन मेथड में अगर सेम रिएक्शन यस। को ऑक्सीडेशन मेथड से अगर बैलेंस करना हो, तो आपको वो क्लोरीन जो एलिमेंट 2 बार, एक बार ऑक्सीडेशन कर रहा है एक बार रिडक्शन कर रहा है, उसको 2 बार लिख लो। ठीक है, 2 आगे मत लगाना उसके, ऐसे मत कर देना कि यहाँ आप यहाँ पर 2 लगा रहे हो आगे, इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक सेम ही रहेगा वो। नहीं, ये नहीं करना है। तो करना क्या है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा है तो एक और लगा लो बस। ठीक है, इस रिएक्शन में जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। ठीक है, जो हाफ रिएक्शन मेथड होता है इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इसमें अपने आप वो 2 बार लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, अभी ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया, तो इसमें n की वैल्यू निकाल ली, मतलब डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर। डिफरेंस निकाला ना, तो 0 से -1 को माइनस कर दिया, 1 आ गया। और 0 से -5, 0 में से -5 डिफरेंस निकाल लिया, इसका डिफरेंस 5, दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये हम पहले से जानते हैं। यस गाइज, इतना समझ में आया यस सर। है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का n निकाल लिया हमने, रिडक्शन का है ये, ऑक्सीडेशन का है ये। ठीक है, तो दोनों का हमने n निकाल लिया। अब n निकालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, दोनों रिएक्शन का NF निकालेंगे। तो जरा देखिए ऊपर, क्लोरीन 2 है यहाँ पर क्लोरीन एक एटम है, तो एक एटम ने अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कर ली, तो 2 एटम क्या करेंगे, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेंगे ना। तो उतना डिफरेंस पड़ेगा। तो जो आपने n निकाला है वो एक एटम के लिए है, एक एटम के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, NF आ जाएगा। यस, क्लियर है सभी को। तो यहाँ हमने NF के लिए, क्योंकि दोनों जगह पर दो दो एलिमेंट यूज, दो दो क्लोरीन यूज हो रहे थे, तो NF को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, NF आ गया 10 एंड 5। यस, क्लियर है। ऑक्सीडेशन यस नंबर, सर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उनका चेंज निकालो, फिर नंबर ऑफ एटम से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर उनका चेंज आया था 2 एंड 5, टोटल एटम नंबर ऑफ एटम 2 हैं जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और रिडक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। आगे बढ़ते हैं। अब जो रिएक्शन थी ना, उसको ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अलग कर लो, रिडक्शन को अलग कर लो। तो क्लोरीन तो एक ही था,
इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे अलग करोगे? क्लोरीन को 2 बार लिखेंगे, क्लोरीन एक बार तो कर रहा है रिडक्शन, फिर क्लोरीन एक बार कर रहा है ऑक्सीडेशन। यस, क्लियर है ये बात? दोनों को अलग कर लिया। yes, बस इस मेथड में यही करते हैं, दोनों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन अपने आप 2 बार लिखा गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता तो 2 बार आपको खुद लिखना पड़ेगा, अगर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो। बस इतना ध्यान रखना। फिर इसके बाद एक और मेथड आता है, एक और अलग तरह की रिएक्शन आती है। उसमें क्या होता है, जैसे क्रोमियम पेंटोक्साइड, ध्यान देना आपको एक एग्जांपल मिलेगा, क्रोमियम पेंटोक्साइड। ठीक है, ये इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, याद है सबको? yes, इस sir. रिएक्शन इस रिएक्शन को जब बैलेंस करते हो, जिसमें क्रोमियम पेंटोक्साइड या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड हो, जिसमें ऑक्सीजन -1 हो, उसको भी अलग तरीके से बैलेंस किया जाता है, उसमें ट्रिक लगती है। तो वो रिएक्शन आप लोग जब देखेंगे, वो एग्जांपल देखेंगे, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जो यहां मैं बता रहा हूं उसको दोनों तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो बैलेंस कैसे होगी। फिर भी नहीं हो रही है तो मुझे भेजिएगा, मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा। ये एक अलग मेथड है जिसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है, या फिर जिसके अंदर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो, तो उसके अंदर हमें 2 बार लिखना पड़ता है उसे, बस 2 बार। क्लियर है? क्लोरीन को 2 बार लिख लो, एक बार ऑक्सीडेशन कर रहे एक बार रिडक्शन, तो वो हाफ रिएक्शन दोनों को ऐसे करके लिख सकते हैं अगर हाफ मेथड से कर रहे हैं तो। और इस तरह से बाकी और कोई तीसरी ट्रिक नहीं है, सारी रिएक्शनें बैलेंस हो जाएंगी अपने आप। सिर्फ ये 2 ही चीजें थी जो समझ लो कि ट्रिक की तरह यूज होती हैं। यस गाइस, क्लियर है सबको ये बात? yes, ठीक है, तो अगर आपके सामने क्रोमियम पेंटोक्साइड या इस तरह का कोई एग्जांपल आता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर भी उसका सॉल्यूशन देख के नहीं समझ में आ रहा आपको या बैलेंस नहीं हो रही है तो मेरे पास भेजिएगा, वैसी कोई भी रिएक्शन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो रिडक्शन हाफ है भी, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है, क्लोरीन से ये बन गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया दोनों। अब दोनों में से एक को उठाया, किसी एक को, फर्स्ट वी टेक रिडक्शन हाफ, आप ऑक्सीडेशन भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि रिडक्शन। एक को उठा लिया, यानी सबसे पहले क्या किया, रिएक्शन देखी, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कर दी, और उनका ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर से NF निकाल लिया। इतना काम किया अभी तक हमने। तो अब हमने रिडक्शन को ले लिया, रिडक्शन में क्लोरीन नंबर ऑफ एटम्स अब बराबर करो, सीधी सी बात है। तो क्लोरीन क्लोरीन को बराबर करना है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है। ठीक है, तो उसको 2 कर दिया। यस गाइस, क्लियर है? यहाँ 1 था, अब ये 2 हो गया। ये बात क्लियर है? नंबर ऑफ एटम, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। yes, अब आगे देखो क्या करना है आपको। अब NF से NF आपको एज ए इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ना पड़ेगा। NF को इलेक्ट्रॉन की तरह जोड़ना पड़ेगा, किसमें? रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन मैंने लेफ्ट साइड में जोड़ रखे हैं, राइट साइड में क्यों नहीं जोड़े, कोई बता सकता है? एड NF, तो इसका NF कितना था? 2 था ना इसका NF, ऊपर देख लो, N फैक्टर जो है वो 2 yes, था। तो 2 मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। किस तरफ जोड़ने हैं? मैंने लेफ्ट साइड में जोड़े, राइट में नहीं जोड़े, कोई रीजन बता सकता है? किसी को समझ में आया? लेफ्ट साइड में सर, क्योंकि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज है, उसे हमें नेगेटिव में करके है ना इक्वल करना होगा आई थिंक। ये स्टेप नहीं करना, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया क्या। यानी जनरली हम क्या देखते हैं, वो इस रिएक्शन के केस में ऐसा हो रहा है, जनरली हम क्या देखते हैं कि ये 2 क्लोरीन पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो क्यों ना 2 नेगेटिव इस तरफ जोड़ दें ताकि चार्ज न्यूट्रल हो गया। यही सोच रहे हो ना आप लोग? ये बाद में करना है, पहले क्या करना है, पहले NF के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N फैक्टर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। तो वो किस तरफ जुड़ेंगे? वो चार्ज को बैलेंस करते हुए नहीं जुड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट जो रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन हाफ दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा वो। लेकिन अभी उसको याद रखिए कि इसको चार्ज को बैलेंस करते हुए नहीं देखने हैं। तो फिर क्या देखें, देखो जरा, ये क्लोरीन थी 0 में, और यहां पर क्या हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेट कर लिए, है ना? क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेट कर लिए। तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेट करेगी। यस, क्लियर हुआ ये? yes, sir. इसको याद रखना कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन गेट करने हैं। तो आपको देखना है कि क्लोरीन में कहां से आए ये इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कहां से आया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेट किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये करने के बाद फिर चार्ज देखो, अब देखो जरा, चार्ज बराबर है, अब बराबर हो गया, चार्ज ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता, वो मैं नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा। तो यानी आपने ये समझ में आ गया भी यहां तक सबको? यस, ये सबको यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब आपने आधी रिएक्शन बैलेंस कर ली, बस इतना ही काम था, खत्म, आधी रिएक्शन बैलेंस हो गई।
अब बाकी की आधी, इसको मैंने रिएक्शन नंबर 1 दिया, ध्यान दे लेना, इस रिएक्शन को थोड़ा मेमोराइज करो क्योंकि नेक्स्ट पेज पर ये यूज करेंगे हम, ठीक है। तो क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 2 नेगेटिव आ गया। अब देखिए बाकी की आधी रिएक्शन कौन सी है, क्लोरीन से ClO3 बन रहा है, तो क्लोरीन से ClO3 बन रहा है। अब हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को लेंगे, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में क्लोरीन से ClO3 बन रहा है, क्लोरीन, अब इसमें भी नंबर ऑफ क्लोरीन एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्लोरीन एटम को बैलेंस कर दिया, यहाँ 2 थे तो यहाँ भी 2 लगा दिए। यस, ये स्टेप समझ में आ गया, सेम है पीछे वाला, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर के क्या था, 10 था, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब इसमें राइट साइड में ऐड किया, अब देखो आपका वो मिथ गायब हो जाएगा कि आप बोल रहे थे ना कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है दूसरी तरफ जुड़ेगा, तो यहाँ तो 2 नेगेटिव चार्ज है ClO3 पर, 2 मॉलिक्यूल है ना ClO3 के, 2 नेगेटिव चार्ज, तो यही हो गया। पर मैंने इसी तरफ 10 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 नेगेटिव चार्ज हो गया ना। तो इसी तरफ क्यों जोड़े, अब ये बता सकते हो आप? अब ध्यान देना, ये क्लोरीन था 0 था, और ये क्लोरीन कितना हो गया, +5। यस, ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन -2 होता है, 6 ऑक्सीजन हो गए, 1 माइनस ऑलरेडी है, तो मतलब 5 नेगेटिव रह गया ऑक्सीजन पे, तो 5 पॉजिटिव हो गया क्लोरीन पे। यस बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे ऐसे टोटल कितने हैं, तो अगर आप ऐसे ऐसे देखते हो तो टोटल है 2, इसका मतलब 10 पॉजिटिव है दोनों क्लोरीन एटम पर। तो 0 से 10 पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसने 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2 क्लोरीन एटम ने 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो वो छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं छोड़े होंगे, तो किस तरफ, वो राइट तरफ में छोड़ दिए ना, मतलब ये नेगेटिव बन गए, 10 पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, तो प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े हैं, वो दिखा रखा है। क्लियर है, इस तरफ क्यों जोड़ा राइट में, ये बात समझ में आ गई सबको? यस बेटा, ये बात सबको समझ में आई, यस और नॉट? किसी को नहीं आई इसका मतलब, आ गई, ठीक है, ओके। yes. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये हिसाब इसलिए बोल रहा था कि आपको ये देख के नहीं जोड़ना कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करना है, सीधी सी बात। अब क्या करना है, अब इसका चार्ज बैलेंस करेंगे हम, देखो नाउ बैलेंस द चार्ज ऑल्सो। अब बैलेंस करेंगे चार्ज, तो देखो 2 नेगेटिव तो ये रहा, 10 नेगेटिव ये रहा, टोटल हो गया 12 नेगेटिव। तो इसका मतलब मैं यहाँ 12 नेगेटिव OH आयन इस तरफ जोड़ सकता हूँ, क्योंकि इस तरफ 12 ऑलरेडी है, ये 12 नेगेटिव है, 12 OH नेगेटिव आयन जोड़ दिए। OH नेगेटिव आयन किस लिए जोड़े, क्योंकि ये बेस में था सबसे शुरू में, अगर आप रिएक्शन देखते हो तो उसमें OH ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, मैंने बस इसको उड़ा दिया था, ये देखो ये रहा, मैंने इसको उड़ा दिया था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बाद में मैंने इसको ऐड कर दिया, अगर ये एसिडिक मीडियम में होती तो तब क्या करते, तो एसिडिक मीडियम के लिए, उसके लिए हम यहाँ से OH यहाँ जोड़ने की बजाय हम एसिडिक मीडियम में OH कहां पर जोड़ दे, अब ये ध्यान रखना, यहाँ OH है ना, तो एसिडिक मीडियम में इस तरफ में 12 H पॉजिटिव आयन जोड़ देता, ये 12 नेगेटिव था, ये 12 पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल। यस, क्लियर है ना। तो यानी अगर एसिडिक होता तो मैं H पॉजिटिव इस तरफ जोड़ देता, क्योंकि ये बेसिक था, तो मैंने क्या किया, OH नेगेटिव दूसरी तरफ जोड़ दिया, बस सीधा काम ये किया है। और ये इस तरफ 12 नेगेटिव है, इस तरफ भी 12 नेगेटिव है, तो आपस में न्यूट्रल हो गया। अब हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखो भाई, कितने ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 ऑक्सीजन तो ये हैं, एक में 2 है ना, 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इधर जुड़े हुए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई है, 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, और इस तरफ कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है। यस गाइज, दिख रहा है सबको? तो मैं क्या करूंगा, 12 ऑक्सीजन क्योंकि इस तरफ है, और तो यहाँ, और 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, तो 6 वाटर जोड़ दूं, तो 6 वाटर से 6 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने 6 वाटर के मोलिक्यूल को जोड़ दिया। यस, ये स्टेप समझ में आ गया? अब आपकी ये हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, दैट्स इट, इतना ही करना था बस। तो हाफ रिएक्शन यहाँ भी बैलेंस होगी। रिएक्शन नंबर 2 इसको नाम दे दिया, तो क्लोरीन में 12 OH, 2 ClO3 प्लस 6 वाटर प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर रखे। अब क्या करना है, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 को जोड़ना है, बट थोड़ा सा ध्यान से जोड़ना है। कैसे, तो यहाँ देखना भाई, ये है रिएक्शन नंबर 1, और इसमें ये जो 5 है ये मत देखो, ठीक है, ये अभी नहीं देखना, ये बाद में हम बैलेंस करेंगे तब, मल्टीप्लाई डिवाइड तब देखेंगे, ठीक है। तो ये 5 नहीं शो करना, और ये थी रिएक्शन नंबर 2। मैं इन दोनों को अगर जोड़ूं, रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर 2 को जोड़ने के बाद मेरे पास टोटल कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली टोटल कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, जो कि बैलेंस्ड होगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि
एक रिएक्शन में इस तरफ है 10 इलेक्ट्रॉन और इस रिएक्शन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इनका हिसाब करने बैठूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन क्या रिएक्शन में घूम रहे हैं, कहीं बाहर घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या एटम को छोड़कर नहीं जाते, वो हवा में नहीं घूम सकते। उनको हवा में अगर घूमना है तो बहुत हाई वोल्टेज की पावर चाहिए, जैसे बिजली में होती है थंडर, थंडरिंग एंड रेन होती है ना, जब तब लाइटनिंग एंड थंडरिंग। तो लाइटनिंग जो होती है बादलों में, उसके अंदर हवा में इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं। लेकिन वो हवा के इलेक्ट्रॉन भी हवा ऑक्सीजन में के अंदर से होकर गुजरते हैं। वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन को नहीं चलाया जा सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लगा लिए थे, तो इनको खत्म करना पड़ेगा। बाकी सब सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करना। तो कैसे करूं? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरफ भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, और उस Yes. तरफ दूसरी इक्वेशन में भी 10 है, तो 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और हमारी बात बन जाएगी। यस गाइस, ये स्टेप समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. तो Yes, इसको sir. देखो, पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब ये 5 जो है अलग कलर से शो हो रहा है, तो पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए 10, बात खत्म, है ना? तो यहाँ पर भी 10 है, इस 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है? और इस तरह से हमारे पास कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे और फिर इनको जोड़ दो। तो देखो 5 क्लोरीन थे, 6 क्लोरीन, 5 और 1 6, टोटल 6 क्लोरीन हो गए। 12 OH, 12 OH है, वो कट चुका है। 10 Cl नेगेटिव, 10 Cl नेगेटिव है। 2 ClO3 नेगेटिव, 2 ClO3 नेगेटिव है। 6 वाटर, 6 वाटर है। यस बेटा, क्लियर है सब कुछ? बस जोड़ के लिखना और कुछ नहीं किया मैंने। दैट्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने आ गई। यस गाइस, क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से हाफ रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हैं। फिर से पूरी प्रोसेस दोबारा से बता रहा हूं, देखो क्या करना है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है, एनएफ निकालना है, एन फैक्टर निकाल लिया, पहला काम। दूसरा काम, ऑक्सीडेशन वाली आधी रिएक्शन को अलग कर लो, रिडक्शन वाली आधी रिएक्शन को अलग कर लो, कर दिया। फिर दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है। फिर ऑक्सीजन एटम के लिए OH या H पॉजिटिव आयन डाल सकते हो, है ना, या वाटर ऐड कर सकते हो, जो आपका मन करे वो करो। हो गई बैलेंस, बस इतना ही करना है। चार्ज को भी ध्यान रखना, NF जब ऐड करने लगोगे तो चार्ज का ध्यान रखना है। तो यानी जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ आपकी नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो जाएंगे, फिर आपको एन फैक्टर से उसको ऐड करना है। एन फैक्टर वहां ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं। पहले वाले केस में मल्टीप्लाई हो रहा था एन फैक्टर, है ना, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। बट मैं जानता हूं फिर भी ये कंफ्यूज करते हैं दोनों मेथड्स। तो पहले एक मेथड की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, कम से कम आप लोग कम से कम 10-15 एग्जाम्पल जरूर करो। फिर दूसरे मेथड के लिए भी सेम एग्जाम्पल्स को 10-15 एग्जाम्पल्स उसके सर्व करो, और फिर अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बना लो कि पहले ये देखना, फिर ये देखना, फिर ये देखना, फिर ये देखना। तो 2-3 पॉइंट लिख लो और उसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो। ऐसे होगी प्रैक्टिस। दैट्स इट। यस गाइस, आगे बढ़ सकते हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द प्रीवियस लेसन रिडॉक्स। इतना ही था हमारा। अब हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आपके +1 के अंदर सबसे बड़ा लेसन यही है, ऑर्गेनिक है, और अब ये ही चलेगी, ठीक है? और हम लगभग सिलेबस समझ लो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी SP ब्लॉक एलिमेंट बचे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत आसान है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। हो सका तो हम उसका एक डेडिकेटेड आपको सेशन दे देंगे जिसमें आपको मेन चीज बताई जाएगी, या फिर डायरेक्ट वो आप भी कर सकते हैं, उसमें से कुछ खास मैटर नहीं है। P ब्लॉक आपका आगे हायर क्लास +2 के अंदर आएगा, अभी नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल में। तो लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये +2 में बहुत तंग करती है बच्चों को, ध्यान से करना है। आज के लेक्चर में कुछ नहीं करने वाले हैं ऑर्गेनिक में, ये भी बता देता हूँ, ठीक है? टाइट्रेशंस बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। रिडॉक्स टाइट्रेशंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आएगी, ठीक है? तो इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर भी Yes, अगर किसी sir. को, है ना, ओके, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है टाइट्रेशंस के अंदर, तो आप प्रॉब्लम्स हम आपकी जरूर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो भी बता देंगे। बट नेक्स्ट क्लास में टाइट्रेशंस होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है? तो अभी आगे देखिए, तो यहाँ आज का जो लेक्चर होने वाला है ऑर्गेनिक का, बहुत बहुत जनरलाइज लेसन है, ठीक है? बहुत जनरल सा है, कुछ खास नहीं है, तो बड़े आराम से पढ़ेंगे इसको। तो देखो भाई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। कार्बन कैन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 वैलेंसी होती है इसकी। किन किन एटम से मिलकर ये बना सकता है बॉन्ड? तो एक है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है सल्फर, फिर है फॉस्फोरस, फिर है हेलोजन। इन सब एटम्स के साथ में कार्बन बॉन्ड बनाता है, और इसी पूरी ब्रांच को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंपल आपको वो भी बताता हूँ डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन।
हाइड्रोकार्बन, कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन और कार्बन की दोस्ती सबसे ज्यादा पक्के वाली है। ये तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा ही मिलेगा एट एवरी कॉस्ट। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन पक्का मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको मिलना ही। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल सिंपलेस्ट Yes. डेफिनेशन है। तो डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव क्या होते हैं भी? उनसे मिलकर बनने वाले। जैसे मान लो मैं 2 कार्बन लगा रहा हूं, ठीक है, इनके साथ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 कार्बन के साथ बाकी की सारी हाइड्रोजन लगा दो, तो ये इस तरह से CH3 बन गया। बट अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा देता हूँ, तो ये बन गया डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ओनली, उसमें से एक एटम को हटा के कुछ भी जोड़ दिया आपने, वो हो गया डेरिवेटिव, बात खत्म। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन तो पक्का मिलेंगे, लंबी लंबी बड़ी बड़ी चेन मिलेंगी। कितनी बड़ी हो सकती है? इनफाइनाइट बड़ी, सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा कार्बन की चेन हो सकती है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट्स इट। समझ में आ गया भाई सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन? तो डेरिवेटिव Yes, में sir. जैसे मैंने एक क्लोरीन का एटम लगाया, तो उसकी बजाय आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो ऊपर अंडरलाइन कर रखे हैं, फास्फोरस, हैलोजन, इन एटम्स का यूज भी हो सकता है। हैलोजन तो मैंने लगाया। इसके अलावा किसी मेटल का यूज भी कर सकते हैं। तो यानी और कार्बन जो सबको जोड़ सकता है, सीधी सी बात, लेकिन उनको बहुत कम परसेंटेज में जोड़ेगा। सबसे ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड मिलेंगे, वो मिलेंगे 90%। 90% कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड मिलेंगे आपको। बाकी के 10% आपको हैलोजन, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ETC मिल सकते हैं। 90% तो हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, इसलिए बोला हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है भाई, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने भाई अलग अलग चीजें बताई। तो ऑर्गेनिक की पहले समझ नहीं थी। ठीक है, क्या समझ नहीं थी? कि ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से वर्क करते हैं, ये चीज नहीं पता थी पहले साइंटिस्टों को। ठीक है, तो सबसे पहले 1815 के अंदर बर्जीलियस था, स्वीडिश साइंटिस्ट, जिसने बोला एक वाइटल थ्योरी दी थी। वाइटल थ्योरी क्या होती है? जीवन दायिनी। वाइटल का मतलब जीवन दायिनी। तो जीवन दायिनी थ्योरी दी बर्जीलियस ने। उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको आप नहीं बना सकते, वो भगवान ही बनाता है, उसमें कुछ लिविंग जैसा कुछ होता है, तो हम नहीं बना सकते। ये बोला किसने? बर्जीलियस ने। अब सोचने वाली बात यह है कि आपको पता है ये 200 साल पहले की बात है। 205 और 3 8, 208 साल पहले की बात है। 1815 और 2023 चल रहा है। 200 साल पहले अंग्रेजों को ये तक नहीं पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है क्या। 1828 में, उसके 13 साल बाद, वुलर था, फ्रेडरिच वुलर, और जर्मन साइंटिस्ट था, इसने यूरिया बनाया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता था। तो तब साइंटिस्टों को समझ में आया, अरे इसको बना सकते हैं लैब में। उससे पहले तो पता ही नहीं था। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी, जो आज हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं इतनी सारी रिसर्च सिर्फ 200 साल पुरानी। तो 200 सालों में इतनी तरक्की। उससे पहले कोई गधा पैदा नहीं हुआ था जिसने ऑर्गेनिक का नाम लिया हो। सोच के देखो जरा, क्या कोई भी नहीं था जिसको ऑर्गेनिक के बारे में पता हो, कोई कंपाउंड बनाना सीखता हो? मतलब हम इतने मूर्ख थे, पूरी इंसानियत इतनी मूर्ख थी। क्या आपको लगता है? इंडियन मैथोलॉजी को पढ़िए, वहां पर वेदास आते हैं। उन वेदास के अंदर एक वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक लेसन है, एक लेसन जिसका नाम है आयुर्वेद। वेद नहीं है वो। और उसके अंदर पूरी मेडिसिनल भरी पड़ी है, पूरी मेडिसिनल, पूरी ऑर्गेनिक होती है, मेडिसिन भरी पड़ी है। और कब से है ये? अगर साइंटिस्टों को माने तो 7 से 9 हजार साल पुराने हैं वेद। उससे पहले का उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 7 से 9 हजार साल पहले का तो उनके पास रिकॉर्ड है कि उस टाइम पे वेद होते थे। तो शायद ये उससे भी पुराने हो सकते हैं, बट उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। बट ऑन रिकॉर्ड साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो 7 से 9 हजार साल पुराने वेद हैं। मतलब 7 से 9 हजार साल पहले इंडियंस जानते थे सारी की सारी साइंस। वैक्सीन आई थी एक, चेचक का रोग हुआ था, तब अंग्रेजों का राज था। ठीक है, तो वैक्सीन आई थी एक। और चूहे से कौन सा वो होता है भाई, चूहे से क्या बोलते हैं उसको? प्लेग। प्लेग हुआ था।
तब वैक्सीन बनी थी प्लेग के लिए। अंग्रेजों ने इंडियन से देखकर वैक्सीन बनाई थी प्लेग की। बहुत बड़ी महामारी थी, जैसे कोरोना है, समझ रहे हो बेटा, बहुत बड़ी महामारी जैसे कोरोना होता है, वैसे ही प्लेग बहुत बड़ी महामारी बन गई थी। याद, आपको एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्टर, नेट पे भी ढूंढ लेना, पक्का मिलेगा, और वो भी रिटर्न में, विकिपीडिया के ऊपर रिटर्न के अंदर आपको मिलेगा, और उसकी बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और अगर आप कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं, रिसर्च पेपर ऑथेंटिकेट होते हैं, तो वो अगर डाउनलोड करते हैं उसके अंदर भी ऐसा मिल जाएगा कि अंग्रेजों ने चूहों की पूंछ काटने वाले पर इनाम रखा था। मतलब क्या था पता है, कि चूहा जो भी बंदा मार के लाएगा उसको इनाम देंगे। तो बाद में अंग्रेजों ने बोला कि चूहे को मारने की क्या जरूरत, मतलब चूहा, मरा हुआ चूहा हम क्यों देखें, एक पूंछ लाओ, पूंछ उनको जमा करवा दो, चूहे की टेल काट के ले आओ, तो वो समझ जाएंगे कि आपने चूहा मारा है, और जो भी बंदा चूहे की टेल काट के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना कहर मचा रखा था। समझ में आया? यस बेटा, क्वारंटाइन हुआ था, उन्होंने इतना कहर मचा रखा था चूहों ने। सोचो, प्लेग, और उसकी वैक्सीन, इंडियन इंडियन लोगों को देखकर वैक्सीन बनाना सीखे वो लोग। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इंडियन जो थे, आयुर्वेद के अंदर वैक्सीन बनाने की प्रोसेस है पूरी की पूरी। उन्होंने उनसे पूछा, हमारे डॉक्टर से, जिनको वैद बोलते थे, वैदों से पूछा, और उन्होंने बताया, और वहां से सीखकर उन्होंने उसको पेटेंट कर लिया। सारा काम चोरी किया हुआ है, सारा काम। हिपोक्रेस है, याद रखना मैं क्या नाम बोल रहा हूँ, हिपोक्रेस। हिपोक्रेस ओथ ली जाती है, एमबीबीएस डॉक्टर हिपोक्रेस की ओथ लेते हैं, हिपोक्रेस के नाम की शपथ। हिपोक्रेस कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न एलोपैथी, यानी दवाइयों का पिता। और वो हिपोक्रेस कभी इंडिया नहीं आया था। और आप अगर पिछली हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो काली मिर्च और जीरा, ये चीजें इंग्लैंड में थी नहीं, या अंग्रेजों के उधर थी नहीं, ईस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर, ईस्ट में थी ओनली, सिर्फ इंडिया में ये मसाले होते थे, उधर थे ही नहीं। और हिपोक्रेस ने उन चीजों के बारे में भी लिख रखा, जबकि वो कभी इंडिया नहीं आया था। उसको कैसे पता उन चीजों के गुण? उसने इतनी, मतलब एक हिपोक्रेस आदमी ने इतनी सारी, एक ही आदमी ने रिसर्च कर ली। या तो वो गोड हो सकता है, क्योंकि आज तक उसके बाद इतनी रिसर्च करने वाला बंदा आज तक पैदा नहीं हुआ है। छोटी सी कोई सुई भी ढूंढ लेता है ना, तो लोग उसका नाम लिखवाते हैं, मैंने ढूंढी, मैंने ढूंढी, मैंने ढूंढी। आज तक कोई ऐसा हिपोक्रेस जैसा नहीं पैदा हुआ। या तो वो गोड था, या फिर वो चोर था। क्योंकि जिसको इतना ही नहीं पता है कि जीरा क्या होता है, ठीक है, और वो कैसा दिखता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लिख रखी है उसने सारी, तो उसने कहीं से पढ़ा हुआ है। सोचो कितना बड़ा गेम खेला गया वहां से। हमारे फिर अंग्रेजों ने क्या किया पता है, हमारे जो वैद्य थे उनकी प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया कि आप कोई इलाज नहीं करोगे। एमबीबीएस का कोर्स शुरू कर दिया कि ये एमबीबीएस करोगे और ये इसका सर्टिफिकेट होगा, तभी आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो सारी की सारी वहां से कॉपी पेस्ट करके और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके और आज हमें सप्लाई कर रहे हैं। BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कोर्स आज इंडिया में होता है, और ये एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है, बराबर का कोर्स है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बराबर का दर्जा दिया गया। कैसे पॉसिबल है ये? ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बराबर का दर्जा कैसे दिया जा सकता है, अगर इसमें कुछ है ही नहीं तो? और ये 7 से 9 हजार साल पुराना है, जबकि एमबीबीएस 200 साल पुरानी भी नहीं है। क्योंकि 200 साल पहले तो उनको यही नहीं पता था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाया जा सकता है, तो मेडिसिन घंटा बनाएंगे वो लोग। सोच सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अनपढ़ हो गए थे, हमारे सारे के सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। लॉर्ड मार्कले आया था 1835 में, 1835 में, 28 में उनको यूरिया मिला। 1835 में लॉर्ड मार्कले ने जो हमारे गुरुकुल थे उनके ऊपर बैन लगा दिया था, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था कि अगर गुरुकुल चलाना चाहते तो टैक्स दो। फ्री ऑफ एजुकेशन होती थी, 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। 7,32,000 गुरुकुल थे इंडिया के अंदर, हर गांव में एक गुरुकुल था, 18 सब्जेक्टों की टीचिंग। गुरुकुल का ऊपर वाला स्टेप भी होता था, जैसे आज स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से अपर लेवल होता है रिसर्च का, वैसे ही गुरुकुल होते थे जहां रिसर्च भी की जाती थी हमारे ही देश में। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सोच सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन उसके बाद में लॉर्ड मार्कले आया और उसने देखा कि इनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है, उसने टैक्स लगा दिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे को किसी को पैसे देने पड़े कि भाई मुझे पढ़ाने दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। ये हुआ गुरुकुल के साथ। गुरुकुल के टीचरों को टैक्स देना पड़ता था अगर स्टूडेंट को पढ़ाना है तो। वो स्टूडेंट को वहां रखते भी थे, खाना भी खिलाते थे, हॉस्टल में भी रखा जाता था उनको। गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग हॉस्टल होते थे, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, कपड़े भी फ्री, इतना फ्री में टीचर्स देते थे। सोचो, और उनको कहां से, उनको कोई और दूसरा बंदा फाइनेंस करता था। जिसके बच्चे पढ़ते हैं वो अपने आप फाइनेंस कर देते थे, मर्जी है, आप देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। बट उसने क्या किया, लॉर्ड मार्कले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सबसे पहले अटैक किया और सब कुछ खत्म कर दिया।
एजुकेशन सिस्टम, टैक्स लगा दिए, गुरुकुल होना बंद, गुरुकुल खत्म होना शुरू हो गए और लास्टली एकदम खत्म हो गए। कन्वेंट स्कूल शुरू कर दिए जहां बच्चों से फीस ली जाती थी और आज तक वही सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। सोचो कैसे बर्बाद किया गया था देश को, सोच सकते हो। और हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज भी होती है तो हमें लगता सब अंग्रेजों ने दिया। उन गधों को 200 साल पहले तो कुछ पता ही नहीं था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है। और हम पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री बना के बैठे थे, सारी की सारी आयुर्वेद में मेडिसिन ही मेडिसिन है और हमें हाथों से बनानी आती थी। वैक्सीन हमने दी, याद रखना वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन इंडिया से सीखी है अंग्रेजों ने, आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएगा, फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ से आपको कुछ चीजें समझने और सीखने को जरूर मिलेंगी कि आखिर क्या हुआ। हम कहते हैं ना अंग्रेजों को सब कुछ आता, सब कुछ आता, सब कॉपी पेस्ट है। ठीक है, उन्होंने मॉडर्न में उसको चेंज किया है, सब कुछ किया, उन्होंने भी कुछ मेहनत जरूर की होगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन वो मेहनत सिर्फ चोरी पर की है, समझ रहे हो। और हम लोग क्योंकि अनपढ़ हो गए थे, गुलाम रहे थे हजारों, मतलब 1100-1200 साल हम गुलाम रहे हैं लगभग, ठीक है, 300-400 साल तो हम 300-350 साल तो अंग्रेजों ने गुलाम रखा। तो गुलाम गुलाम क्या कर सकता है। मैं अगर गुलाम हूँ, अनपढ़ हूँ, मेरे को मेरी किताब नहीं पढ़ने दी जाएगी, व्हाट आई कैन डू, समझ गए। तो ये चीज अगर आप ध्यान देते हो। सर एमबीबीएस के अलावा अगर हम वो कोर्स करते हैं तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। यस, बीएमएस का कोर्स करते हो तो आप एज ए एमबीबीएस वाली एलोपैथी वाली दवाई में प्रैक्टिस कर सकते हो और एमएस भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ सर्जरी, एमएस भी बीएमएस के बाद सेम एमएस कर सकते हो आप। ये कमाल की बात है ना, कमाल की बात, किसी को पता ही नहीं है, कोई इसको यस एक्सपोज ही सर, नहीं पता करता, ही नहीं था। है ना, कोई इसको एक्सपोज भी नहीं करता बेटा। बट आप ध्यान देना, मेरा फ्रेंड है बीएमएस, हमारे बहुत से दोस्त हैं, मेरे दोस्त एमबीबीएस भी हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, ठीक है। मैं अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे थोड़े डाउन थे, वो बीएमएस एमबीबीएस आईआईटियां वगैरह सब कर गए और मैं क्योंकि घर के हालात थोड़े अच्छे नहीं थे, दैट इज वाई हम थोड़ा पीछे रह गए, बस इतनी सी बात थी। तो इसलिए हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, है ना। चलो वो तो जो भी था, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये बिल्कुल वैलिड है। आप एमएस कर सकते हो, बीएमएस करने के बाद सर्जन बन सकते हो, एमडी भी कर सकते हो, सेम जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर करते हैं वो एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी करते हैं, तो आप ब्रेन के सर्जन या हार्ट के सर्जन वो सेम बनते हैं, सेम टू सेम बीएमएस वाला भी वही बन सकता है। बीएमएस वाले सेम टू सेम एमएस कर सकते हैं, एमडी भी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिनल के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो चाहो एमबीबीएस के बाद जो दूसरे डॉक्टर करते हैं वो आप कर सकते हो, सीधी सी बात है, समझ गए। और अगर सिर्फ एमबीबीएस की प्रैक्टिस करना चाहो वो कर सकते हो, बीएमएस की प्रैक्टिस करना चाहो आयुर्वेदिक मेडिसिन की वो भी कर सकते हो, आपके पास चॉइस ही चॉइस है। चलो ठीक है, तो यहाँ से अब आपको कुछ चीजें तो जरूर क्लियर हुई होंगी कि हम लोग जनरली ना, ज्यादातर मैंने अपने स्टूडेंट से भी ये सुना कि इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि इंडिया का ही सब कुछ बाहर जाके वहां पर लेबल लग जाता है, लो जी मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन फलाना, और हमें लगता है कि ये अच्छा है, हमारे वाला तो नहीं है, हमारा ही भेजा हुआ वो लोग हमें रिटर्न कर रहे हैं और हम इतने मूर्ख हैं कि उसको रिटर्न में हम कह रहे हैं कि अब ये अच्छा हो गया, है ना। अब देखिए कई कंपनियां ऐसी हैं, जैगुआर, टाटा की कंपनी है ये, जैगुआर की गाड़ियां आती हैं, रेंज रोवर इसकी गाड़ियां आती हैं, टाटा की कंपनी है, फोर्ड, फोर्ड अमेरिका की कंपनी थी, टाटा ने खरीद रखी है, टाटा की गाड़ी है, वो टाटा की गाड़ी है आज के टाइम। लेकिन हमें लगता है कि उस पे लेबल क्योंकि इंग्लिश होना चाहिए तो हमें लगेगा ये फॉरेन की गाड़ी है, अच्छी होगी। टाटा इंडियन है, सोच लेना बेटा। और टाटा ऐसा बंदा है जो अपनी कमाई की, रतन टाटा अपनी कमाई का 50%, 50% जो कमाई होती है ना उसकी, मतलब जो अर्निंग होती है, बचत, बचत का 50% तो दान करता है वो बंदा, सोच लो, समझ गए। तो ऐसा चलता है। तो यानी साइंस, हम बात कर रहे हैं साइंस फॉलो करो, साइंस फॉलो, हमारे अंदर अंदर साइंस, हमारी हर चीज में साइंस है, ध्यान से देखोगे तो। बट हमने उनको पाखंडों में बदल दिया है, कुछ चीजें और नेगेटिव फैला के, और उनके बारे में थोड़ा नेगेटिविटी फैला दी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो हम लोग छोटे नहीं, अपने आप को छोटा समझना बंद कर दो कि इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है, एवरीथिंग, हर चीज का बेस जिसको सेंटर इंडिया है, अगर आप ध्यान दोगे तो। कभी हम विश्व गुरु थे, है ना। बेस्ट ट्रक, इसके अलावा भी बेटा रतन टाटा तो बहुत कुछ करता रहता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1828 में फ्रैंकलिन हूलर को ये पता लगा कि यूरिया बनाया जा सकता है, उसके बाद में ये लोग कहते हैं उसके बाद में दुनिया को पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, हम पहले से जानते थे, नो डाउट, ठीक है, हमारी किताबों में लिखा हुआ था, बस हमने पढ़ना छोड़ दिया, इतनी सी गड़बड़ करी हमने, है ना। अंग्रेजों ने बहुत बड़ा गेम खेला है हमारे साथ, याद रख लेना, ठीक है, उसको घुमा के हमें दिखा रहे हैं। अमोनियम साइनेट, NH4NCO, ये मोलिक्यूल है, इसको हीट करने पर यूरिया बनता है, और ये मोलिक्यूल जो है ना, ये इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल होता है, इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक है, और यूरिया हमें पता है ये जो है वो ऑर्गेनिक है,
तो इस तरह से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक पहली बार बनाया और उनको लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। और आपको याद हो तो यूरिया के साथ मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताया था एक बार, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या होता है भाई ये? एसीटोन, फर्स्ट कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। किसी को पता है? ये मैं बताता हूं हमेशा बच्चों को कि यूरिया और नेल पॉलिश रिमूवर यानी एसीटोन का स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही है, बस उसमें NH2 है, इसमें CH3 है। तो इसको जरूर याद करना, है ना? तो इसको जरूर याद करना आप लोग। क्लियर है बेटा? एसीटोन, फर्स्ट कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, हमारे सिस्टर्स एंड मदर दे आर वेरी फेमिलियर विद दैट कंपाउंड, वो इसको यूज भी करते हैं। पानी जैसा होता है, लिक्विड, आग Yes. लग जाती है इसके अंदर, है ना? तो दैट इज इट। तो यानी यूरिया से सिमिलर मिलता है, बस क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है और यहाँ पर CH3 है, बस इतना सा फर्क है। यस बेटा, क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो ये याद रखिएगा। फिर 1845 में कोल्बी था, उसने एसिटिक एसिड बना दिया। फिर ब्रेथलोट ने मीथेन बना दिया, तो सबको लगा कि हाँ हाँ अब हम सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो कितना बड़ा गैप है, यानी 1856 तक, 1856, ठीक है। 1857 में इंडिया के अंदर क्रांति हुई थी, एक 1857 की क्रांति, तो उस टाइम तक इन लोगों को बस इतना ही पता था। सोच सकते हो आप लोग। अब आगे देखो, व्हाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पेट्रोल, प्लास्टिक, रबड़, मेडिसिन, पेस्टिसाइड, पोल्यूटेंट, केमिकल वारफेयर। केमिकल वारफेयर का मतलब बॉम्ब वगैरह बनाने सिखाए जाते हैं, है ना। फिर डाई, डाई कौन सी? जो हम बालों में डाई लगाते हैं, या कपड़ों में जो डाई होती है, कपड़ों के अलग अलग कलर होते हैं, वो सब डाइयां ऑर्गेनिक होती हैं, सब की सब। जिसके बाल काले होते हैं वो बालों में सफेद पट्टी करवाता है, लाल पट्टी करवाता है ना। और जिसके बाल सफेद होते हैं वो काले करवाता है। उल्टे चलते हैं सब लोग, ये आपको कंफर्म होगा ना सबको। मतलब जिसके पास जो नहीं है उसको वही अच्छा लगता है, दैट इज इट। जिसके सफेद हो जाए तो वो तो काले करवाता है, और जिसके काले बाल होते हैं वो सफेद सफेदी लेके आता है उसमें कि ये स्टाइल है, ऐसा होता है ना। यू नो दिस वेरी वेल। Yes. तो ये सारी डाई जो है वो इसी से बनती है, ऑर्गेनिक डाई होती है सारी। पेस्टिसाइड जो पेस्ट कंट्रोल के लिए होती हैं, पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशंस के अंदर भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। प्लास्टिक के अंदर ऑर्गेनिक होता है, रबड़, प्लास्टिक, मेडिसिन सब ऑर्गेनिक है। पेट्रोल भी ऑर्गेनिक होता है। पेट्रोल कैसे बना था पता है? पेट्रोलियम। समुद्र के बहुत सारे जीव थे उस टाइम पर, पुराने टाइम की बात है, लाखों साल पहले। वो सारे जीव जब मरने लगे तो समुद्र में जीवों के मरने से बहुत लाशें नीचे जमने लग गई, उनके ऊपर मिट्टी डली, मिट्टी के ऊपर प्रेशर डाला तो वो पहाड़ में चेंज हो गए, समुद्र के अंदर पहाड़ बन गए। और उन पहाड़ों के अंदर प्रेशर की वजह से सारी लाशें लिक्विड में बदल गई और गैसेस में बदल गई। जो गैस है वो सबसे पहले ऊपर गैस निकालते हैं, हम उसको CNG बोलते हैं। अंदर जो लिक्विड निकलता है ब्लैक कलर का एक्वस लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड, एक्वस नहीं, ब्लैक कलर का गाढ़ा लिक्विड होता है। और उस लिक्विड के अंदर पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ठीक है, डीजल और वैक्स, वैक्स मतलब कह सकते हो आप इसे ग्रीस, जिसे ग्रीस बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें कहां से निकली? पेट्रोलियम से निकली। और पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकला, पेट्रोलियम से ही क्या निकला? डीजल निकला, और मिट्टी का तेल भी वहीं से निकला। तो यानी वो मरे हुए एनिमल्स के अवशेष होते हैं जो प्रेशर की वजह से लिक्विड बन गए थे। और LPG गैस भी, पेट्रोलियम को जब गर्म किया तो LPG गैस निकली। और बिना गर्म किए जब वो एनिमल मरे थे, उन पे प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर की वजह से उनमें से कुछ गैसेस निकली, वो गैस है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। और जब पेट्रोलियम लिक्विड को गर्म किया तो उसमें से एक और गैस निकली, वो गैस है LPG। यस, क्लियर है गाइज? तो इस तरह से पेट्रोल भी ऑर्गेनिक ही होता है, उससे लाशों से बना है एनिमल्स की। यस, क्लियर है सबको? यस बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से पेस्टिसाइड, पोल्यूटेंट्स और ये डाई वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पॉलीमर्स, पॉलीमर कौन से होते हैं? रबड़ और प्लास्टिक जो है वो सब पॉलीमर है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर कुछ एनिमल्स हैं जिनको खाया जाता है ना, आप मुर्गा ले सकते हैं या कोई भी बकरा ले सकते हैं, तो इन एनिमल्स को जो खाते हैं, जो भी पीपल्स खाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना। कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसके अंदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर दी गई है आजकल। क्या किया पता? कि बकरा है सपोज दैट, तो बकरे का वो जीन जिससे बकरे में मोटापा आता है, उस जीन को डबल डाल दिया, डबल कर दिया जीन के अंदर, उसका जो DNA होता है ना उसमें चेंज कर दिया साइंटिस्टों ने, उस जीन को डबल कर दिया। तो जो बकरा मान लो 6 महीने में बड़ा होता था या 1 साल में बड़ा होता था, तो अगर 1 साल में वो पूरा बड़ा हो रहा है, वो 6 महीने में बड़ा हो गया, बहुत मोटा हो गया। मोटापे वाला जीन होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी तो पूरी फैमिली मोटी है, सब में मोटापे वाला जीन है, सब पैदाइशी मोटे होते हैं, बच्चे भी उनके गोलू मोलू होते हैं सारे।
है ना। तो वो वाला जीन क्या होता है, उनमें शायद वो जीन ज्यादा एक्टिव होता है। तो लाइक दैट इन्होंने साइंटिस्टों ने ढूंढा और इस तरह के जीन वाले एनिमल बना दिए। हालांकि मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से उसको खाया जाता है, वो हमारी बॉडी पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है। फ्रूट्स के अंदर भी ऐसा आ गया। कुछ फ्रूट्स जैसे नींबू, अगर आप लोगों ने देखा हो तो संतरे के साइज का नींबू आता है, छोटा नहीं, संतरे के साइज का। वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नींबू है, उसको मॉडिफाई किया, उसमें बीज भी नहीं होते। कुछ फ्रूट आपने देखे उनमें बीज है ही नहीं, सीड्स नहीं है। यस, क्लियर है बेटा, वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग का कमाल है। क्लियर है ये बात सबको? सर। वो सब ऑर्गेनिक है, यस समझ सर। लीजिए। ओके, एग्रीकल्चर, खेती में भी यूज करते हैं भाई हम इसका, ठीक है। पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, वो खेत में यूज होते हैं ना। और इसके अलावा जो खाद होती है, मैन्यूर, वो भी इसी से बनती है। फार्माकोलॉजी यानी सारी मेडिसिन। कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो ये मुझे पता नहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं। कंज्यूमर तो नॉर्मल कंज्यूमर, यानी हम नॉर्मली घरों में जो यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक होती हैं। वेयर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज कहाँ है भाई, बता सकता है कोई? सर मैन्योर में। मैन्योर में। विशाल पूछ रहा है जेनेटिकल इंजीनियरिंग हार्मफुल है? देखो बेटा, जेनेटिकल इंजीनियरिंग हमारे फायदे के लिए तो बहुत है, बहुत अच्छी है, ठीक है। हम इससे क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि सपोज दैट किसी को शुगर की बीमारी है, एनी पर्सन, देयर इज ए पर्सन जिसको शुगर की बीमारी है। उस शुगर की बीमारी वाला जीन हम हटा दें, तो उसमें से, उसके फादर में से वो जीन हटा दें, है ना। या उसकी जो, उसको तो नहीं हटा सकते, वो तो जिंदा इंसान अभी, उसमें तो जीन का चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उस जनरेशन के अंदर हम उसके फादर का वो वाला जीन हटा दें, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को कभी शुगर नहीं हो सकती। इस तरह से बीमारियों के, कैंसर के जीन वगैरह हटाए जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ है, जब ये प्रोसेस की जाती है तो वहां पर कंटेमिनेशन का खतरा होता है। कंटेमिनेशन मतलब कोई चीज मिक्स हो जाती है, कोई दूसरी चीज। नीडल डाल, आप नीडल से क्या कर रहे हो, वो जीन जो डीएनए है जिस स्लाइड में है, जहां पर आपके पास में वो जो हल्की सी बोतल जिसके अंदर लिक्विड रखते हैं और डीएनए रखते हैं, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है, फिर उसमें पानी वगैरह डाल के उसको डाइल्यूट करके, और फिर उसको उस नीडल से उसके अंदर इम्पैक्ट किया जाता है, उसको मोलिक्यूल को जोड़ा जाता है, या फिर उसमें कोई केमिकल ऐसा डाला जाता है जिसमें वो अपने आप जुड़। तो उसके असर की वजह से किसी दूसरी जगह पर अगर असर पड़ गया, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब डीएनए में किसी दूसरी जगह पर असर पड़ गया तो सत्यानाश हो जाएगा, वो एनिमल की बैंड बच जाएगी। वरना हम हर घर में सचिन तेंदुलकर, हर घर में अंबानी अदानी पैदा कर लेंगे, दिमाग वाले, पैसे वाले, है ना, सब पैदा कर सकते हैं ना। साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट पैदा करेंगे, जो हमारा दिल करे वो बना सकते हैं। बट अभी तक हमने उसमें तरक्की नहीं की है, इतनी तरक्की नहीं हुई है कि हम उसके साइड इफेक्ट्स को समझ सकें। तो आज के हिसाब से जब कोई नई टेक्नोलॉजी होती है, तो आज के हिसाब से वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें आने वाले चेंजेस आपकी बॉडी पर भी चेंज पड़ सकते हैं। हाँ, फ्रूट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेफ है कर सकते हो, कोई बात नहीं है, अगर आप बिल्कुल श्योर हो तो। लेकिन होता क्या है कि साइंटिस्ट एक बार तो कर देते हैं, फिर फ्रूट हम खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, 20 साल बाद समझ में आएगा ये फ्रूट खाने की वजह से इस आदमी को ये बीमारी होगी, क्योंकि उस फ्रूट में ये वाला प्रोटीन मिलता है। और ये प्रोटीन, किसी भी खाने में प्रोटीन पक्का होता है, याद रख लेना। बहुत रेयर खाने होते हैं जिनमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। कोई भी आप नेचुरल प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी फ्रूट ले रहे हो, प्रोटीन पक्का मिलेगा, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। अब वो प्रोटीन अंदर जाके हमारे कैंसर का कारण बन जाए तो, क्योंकि प्रोटीन गड़बड़ कर सकता है हमारे डीएनए को। और वो खतरनाक वाला प्रोटीन अगर वो पर्टिकुलर एनिमल बना रहा है तो, वो पर्टिकुलर प्लांट बना रहा है तो होगी गड़बड़। और ये बात पता कब लगेगी साइंटिस्टों को? 20 साल बाद पता लगेगी, जब केस बढ़ जाएंगे, तब वो रिसर्च करेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर यानी पहले तो उनको पता ही नहीं है। दैट इज वाई इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैं इसको सीख नहीं मानता हूँ। मिल्क की प्रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए भी केमिकल यूज होते हैं, वो सेफ केमिकल है, दैट्स नॉट द बिग डील। लेकिन हाँ, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग की गई है, वहां से मेरे को एक चीज याद आई, यस, वो बहुत बढ़िया। गाय आपने देखी, अमेरिकन गाय होती है जिसके सींग नहीं होते, उसके नीचे 20-20 किलो दूध होता है। एक गाय एक टाइम का 20 किलो दूध देने वाली होती है, ऐसी सी है। 10-10 किलो तो नॉर्मल मिलता है, 20 किलो एक टाइम का, मतलब पूरे दिन का 40 किलो दूध, ऐसी गाय है। लेकिन उसके दूध के अंदर एक बीटा टाइप का कोई प्रोटीन होता है, मुझे नाम नहीं याद है क्या था, पहले पढ़ा था, मैं बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास बायो थी बेटा, तो मैंने वो चीजें पढ़ रखी है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग का एक लेसन आता है +2 के अंदर, मैंने पढ़ रखा है, इसी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो उस गाय के दूध से, उस फैक्टर की वजह से, वो जो केमिकल था उस दूध के अंदर, ऐसा केमिकल था जो लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज करने पर कैंसर हो सकता है। देसी गाय से नहीं होता, लेकिन अमेरिकन गाय से ऐसा हो सकता है। हमने उसको हाइब्रिड गाय पैदा की, और उस हाइब्रिड गाय के अंदर गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से वो, उसका दूध भी अच्छा नहीं है, समझ सकते हो। इसलिए एनिमल्स का जो इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट शुरू में बहुत अच्छा दिखाई देगा कि कौन सी गाय है, भैंस भी नहीं देती, 10 किलो 12 किलो दूध होता है भैंस का, दोनों टाइम का, सुबह और शाम। और यहाँ गाय दे रही है एक टाइम का 20 किलो, 2 टाइम का 40 किलो,
बल्ले बल्ले हो गए, तो है ना। तो इसलिए ये चीजें दिखती बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद पता लगते हैं। फिर साइंटिस्टों ने फिर से इसके ऊपर रिसर्च की, फिर से वो कह रहे हैं ठीक हो गया सब कुछ। हुआ कुछ नहीं है ठीक। उनके अब सारी गायें थोड़ा मार दोगे एक दिन में, और वो ना मरने वाली, ना उनके बच्चे पैदा होने से रोक सकते हैं आप। तो वो आगे जीन का कंटेमिनेशन आगे चलता रहता है, चलता रहता है। जो आवारा पशु फैलते हैं, आवारा पशु रहते हैं, वो जीन का कंटेमिनेशन उनमें होता रहता है। उनकी कौन सी नस्ल है, उसके अंदर कौन सा जीन है, पता भी नहीं लगता। फिर उनमें से कोई एक हम पाल लेते हैं, फिर हम आगे उसकी जनरेशन चला देते हैं, और फिर वो 20, 30, 50 साल बाद हमें अफेक्ट करता है, हमारी जनरेशन को अफेक्ट करता है। हाँ, वो मेडिसिन, वो ऑक्सीटोसिन का टीका होता है बेटा। ऑक्सीटोसिन मतलब गाय नहीं, भैंस को भी दिया जाता है। वो भी बहुत खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक। खैर, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, अब इसके बारे में बढ़ते हैं, हम बायो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए एग्रीकल्चर में क्या है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड। साइड का मतलब होता है मारने वाला। फर्टिलाइजर मैन्यूर को कह सकते हो, है ना। यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होता है, वो भी ऑर्गेनिक होता है, आपको पता ही है। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाला, साइड का मतलब मारने वाला। पेस्ट होते हैं जो चूहे हैं, इनको पेस्ट बोलते हैं। चूहे या इस कैटेगरी को एनिमल्स हैं जो फसलों को खराब करते हैं, वो पेस्ट होते हैं। हर्बिसाइड, हर्ब्स होती हैं छोटी जड़ी बूटियों वाली झाड़ियां, छोटे छोटे पौधे जो जड़ी बूटियों वाले होते हैं, उनको हर्ब बोलते हैं। लेकिन खेत में तो हमें वो भी नहीं चाहिए। अगर वो सारी जड़ी बूटियां होंगी, हम हर रोज जड़ी बूटियां थोड़ा खाएंगे, हमें तो फसल चाहिए ना, ज्यादा अमाउंट तो फसल का खाया जाता है, मेडिसिन का कम। तो उनको मारने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। पेस्टिसाइड को, पेस्ट को मारने के लिए भी। फिर इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट कौन से होते हैं, उड़ने वाले झिंगुर, उड़ने वाले बहुत सारे छोटे 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 एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स। फंगीसाइड, फंगस आप सभी को पता होगा, जो उल्ली लग जाती है, पता है ना फंगस सबको। यस सर। उल्ली लग जाती है जो है ना, रोटी पर भी उल्ली लग सकती है। मॉइस्चर वाली जगह में ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर वाली जगह में गीला करके किसी रोटी को रख दीजिए, उसके ऊपर सफेद सफेद उल्ली लग जाएगी, ठीक है। ब्लैक फंगस भी होती है, आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे नोज में हो जाती थी। वो किस लिए होती थी, साफ सफाई ना रखने की वजह से। ब्लैक फंगस बहुत आसानी से अगर आप खा भी लेना थोड़ी बहुत, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोरोना में लोग फिर क्यों मर रहे थे ब्लैक ब्लैक फंगस से, आंख डेड हो जाती थी, नोज से वो आंख में पहुंच जाती थी, दूसरी आंख में, लास्टली डेड। वाई? उसका रीजन क्या था, डैंड्रफ फंगस नहीं है बेटा, नो। डैंड्रफ हमारी स्किन उतरती है, फंगस नहीं है। लेकिन डैंड्रफ में इन्फेक्शन होके फिर स्किन में फंगस पैदा हो जाती है, और फिर ना गीला गीला रहती है खोपड़ी लोगों की, सिर गीला गीला रहता है, वो फंगस। डैंड्रफ फंगस नहीं है, लेकिन डैंड्रफ के जैसी एक फंगस होती है। स्किन उतरती है ना, डेड स्किन, उसको डैंड्रफ बोलते हैं। बट डैंड्रफ के जैसा एक फंगस होता है जो उस डैंड्रफ वाले सिर में भी आ जाता है, ठीक है। मतलब डैंड्रफ वाले सिर में उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोरोना में क्या था भाई, ब्लैक फंगस खतरनाक नहीं है, बट कोरोना से बचाने के लिए हमारे लंग्स के अंदर पानी भर जाता था। लंग्स इन्फेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट एक्शन दिखाते थे उसके खिलाफ, जिससे लंग्स में पानी और इन्फेक्शन फैल जाता था लंग्स में। तो क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें मार रहा है, वो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए वहां पर इन्फेक्शन ज्यादा पैदा कर रहा है, इम्यून सिस्टम मार डालता था आदमी को। तो उसको ऐसे टीके दिए जाते थे जिससे आदमी का इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा कम हो जाए। अब इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से, जो आप अगर आप सफाई नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, तो नोज में, हवा में हमेशा ब्लैक फंगस होती है, याद रखना। तो हवा से आपकी नोज में चली जाएगी, नोज में उसको मॉइस्चर मिलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सबसे बेस्ट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। यहाँ ग्रो हो जाती थी, यहाँ से वो आगे अंदर जाके आंख में ग्रो हो जाती थी, आदमी को पता भी नहीं लगता था, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम डॉक्टरों ने टीके डाल डाल के डाउन कर रखा होता था, ताकि आदमी को, खुद के इम्यून सिस्टम आदमी को ना मार दे। इस वजह से लोग ब्लैक फंगस से मर जाते, क्योंकि वो जो माइंड में पहुंच जाती थी, तो ब्लैक फंगस, अब माइंड में भी इम्यून सिस्टम नहीं है, तो वो आदमी को मार डालती थी। वजह ये थी, समझ गए। ये रीजन शायद बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा जब कोरोना था। क्लियर है बेटा? यस सर। आज तो बायोलॉजी की क्लास चल रही, आज बायोलॉजी की क्लास नहीं लग रही आपको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो चलो, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री भाई देखो, हर साइंस एक दूसरे से अटैच्ड है। यहाँ पर ऑर्गेनिक की बात चल रही, तो बायो की बात क्यों ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये वाले भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत लॉट्स ऑफ इनका यूज होता है, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, 90% कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। अब आगे देखिए बेटा, अब एक ये चीज दिखा रखी है, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन। अगर इसमें ऑक्सीजन मिला देते हो,
तो वो बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अब ये मत सोचना कि ऑक्सीजन सीधा बस ऑक्सीजन डाल दी, प्रोसेस और सही जगह पर जुड़ी हुई हो और सही मोलिक्यूल हो तभी वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बनेगी, है ना। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन, अगर इसी में नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं तो अमीनो एसिड एंड प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, यानी प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स तो होते ही हैं, सॉरी हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, प्लस नाइट्रोजन भी होता है। हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी अभिषेक बेटा। ठीक है, तो प्लस में नाइट्रोजन भी होता है, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, सल्फर मोर अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, यानी कि अगर सल्फर और डाल दें तो कुछ अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनमें सल्फर भी होता है। ठीक है, और अगर फोस्फोरस डाल देते हैं तो यही सब कुछ क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए। यानी आरएनए डीएनए के अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन तो होते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और फोस्फोरस भी होता है। इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, ये कहीं कहीं जुड़े होते हैं, लेकिन अगर ये सब मोलिक्यूल्स हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। क्लियर है, इसको यूं समझ लीजिए कि छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास गेहूं है तो आप नान बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, है ना। तो गेहूं और रोटी में तो बहुत फर्क है, पहले उसका आटा बनेगा, फिर उसको छाना जाएगा, फिर गीला किया जाएगा, फिर लोई बनेगी, फिर उसको बेला जाएगा, उसके बाद उसको सेका जाएगा, फिर जाके रोटी बनेगी और फिर उस पर घी लगाया जाएगा, तब खाने के लायक बनेगी। तो ये आपको सिर्फ ऐसे ही कच्ची कच्ची चीजें बता रखी हैं, ये भयंकर वाली चीजें हैं। कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ना, नाइट्रोजन जोड़ना, फिर प्रोटीन बनाना, प्रोटीन ही इतने लोड्स ऑफ प्रोटीन है, एक सेल में 3000 टाइप के प्रोटीन होते हैं बॉडी के अंदर। बायो में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने, बायो में बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ लिया। +1 में यस आता है, हाँ ठीक है आता है, बिल्कुल आता है, यस मैंने भी पढ़ा है, मैंने पढ़ाई भी है बायोलॉजी। +1 और 2 को आज से 10 11 12 साल पहले, आज से 12 साल पहले मैं +1 और 2 को बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया करता था एक स्कूल के अंदर। ठीक है, तब मैंने बायो पढ़ाई है, +1 को भी +2 को भी डेफिनेटली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये न्यूक्लिक एसिड और आरएनए इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, इसके अलावा इसमें नीचे एक लाइन लिख रही है, सिंगल एटम ऑफ आयरन कॉपर मैग्नीशियम ऑफ फॉर सम प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स में आयरन कॉपर मैग्नीशियम और कुछ अदर चीजें भी हो सकती हैं, तो मैंने बोला था सभी चीजें हो सकती हैं, सब चीजें, डोंट वरी। ठीक है, तो सभी एलिमेंट जुड़ सकते हैं कार्बन के साथ, नो डाउट। फर्दर देखिए भाई, अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। टेट्रावैलेंसी, कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल नेचर दिखाता है। टेट्रावैलेंसी, एक तो इसकी वैलेंसी 4 है, कार्बन हैव टेट्रावैलेंसी अलाउ द लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। ठीक है, नंबर इसके 4 बॉन्ड जोड़ सकता है, क्योंकि लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 बॉन्ड बना सकता है। इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। फर्दर है, कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, इट हैज एबिलिटी टू 4, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। वही बात बार बार रिपीट कर रखी है, नथिंग स्पेशल इन दिस। यस गाइस, क्लियर है ये सब, यस सर। है ना। सिंपल सी चीजें, कुछ भी नहीं है, मैंने बोला था बेसिक सा लेक्चर है। यहाँ पर देखिए, अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड सिंगल हैं, तो सभी सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। यस, क्लियर है सबको। यस सर। काउंट करना, s का 1 है, p के 3 है, तो टोटल 4 बन रहे हैं, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फर्दर देखिए नेक्स्ट, इसी के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा कैसे, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई होता है, एक सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा तो ये हो गया, और 2 बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा ये हो गए, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए sp2, एक s का 2 p के, टोटल 3, तो सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस, क्लियर है ये बात सबको। यस सर। नेक्स्ट देखो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 बॉन्ड पाई होंगे, एक बॉन्ड सिग्मा होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है, तो डेफिनेटली एक सिग्मा ये रहा, और एक और कार्बन ने एक और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, तो टोटल एक कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और दूसरे कार्बन के भी 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp, s का 1 p का 1। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल को चेक करने के लिए ऑल द सिग्मा बॉन्ड प्लस ऑल द लोन पेयर, कार्बन पर कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, कार्बन पर कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है, लोन पेयर अगर कार्बन पर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
अब यहाँ फॉर्मूला आता है, अब यहाँ कार्बन की चेन्स को कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लो C3H8 लिख देते हो आप, C3H8, तो इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होगा? ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन इसका ओपन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो 3 कार्बन लिखिए जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाइए और बाकी की सारी वैलेंसियां कार्बन की हाइड्रोजन से ऐड कर दीजिए। हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर 8 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यस, क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को ऐसे दिखाते हो ओपन है, लेकिन अगर ऐसे शो कर रहे हो तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है जो मतलब कार्बन की बॉन्डिंग को दिखाने का, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन में कैसे करते हैं? इसमें एक लाइन लगा देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखो 3 कार्बन हो गए, 1 2 और 3, जो जहां से लाइन बेंड हो रही है और जहां एंड हो रहा है वो कार्बन एटम के लिए रिप्रेजेंट होता है। यस, क्लियर है बेटा? तो ये भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यानी 3 कार्बन, यहाँ पर आप कार्बन 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 और बाकी के सब हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ भी 3 लगेंगे। ये बीच वाला कार्बन है, इसके साथ देखो एक इधर से बॉन्ड है, एक इधर से बॉन्ड है, तो यानी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो CH2 लगेगा। क्लियर है? ये यही है, यस सर। ये यही है सेम, और ये भी यही है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये सारे एक दूसरे के अंदर ही हैं, ये सब के सब फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखाते नहीं है, हम इसको शो करेंगे जो एक्चुअल मेथड है इसका, ऐसे बस। पहली लाइन लगाएंगे तो 2 कार्बन आ गए, दूसरी में एक ही आएगा, तीसरी में एक आएगा, फिर आगे एक एक कार्बन ही आएगा। समझ रहे हो? पहली लाइन के लिए 2 कार्बन, सीधा हिसाब, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, अभी लेवी स्ट्रक्चर है, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सब बकवास चीजें, ठीक है। अब सीधा यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ इन्होंने देखो ये सीधा एक तो ओपन स्ट्रक्चर दिखा रखा सारा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉलोइंग आर द सच स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, ये कभी दोबारा यूज नहीं होगा, बस याद रख लो कि यानी सब कुछ आप ओपन करके सारी बॉन्डिंग एक एक एटम की अलग अलग बॉन्डिंग अलग अलग एटम से दिखा रहे हैं, वो हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला सभी के सभी, ठीक है। जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड में दिखाना है तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और एक एक बॉन्ड, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से इसने कवर कर रखा है। यस गाइस, क्लियर है बेटा? यस सर। अब इसी को अगर कंडेंस करना हो तो यहाँ देखो इन्होंने क्या दिखाया, मैथेलो, ये रिटन एज कंडेंस्ड, ये रहा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो पीछे वाले फॉर्मूलों को ही देखो इन्होंने कंडेंस कर दिया। और ज्यादा कंडेंस करना है तो ये C2H6 लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, है ना। तो ये फॉर्मूला C2H6 लिखा जा सकता है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसे, C2H6, इसे ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी और कंडेंस कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, C2H4, और इसको C2H2 एंड सोन। अगर इसे लिखना चाहे तो ये अब H आप जोड़ मत देना, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा CH3OH, ठीक है। या अगर आप ऐसा करो CH4O, ऐसा स्ट्रक्चर लिखना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि CH4 अपने आप में एक मीथेन होता है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो जाती है, तो ऑक्सीजन से बॉन्ड कैसे बनाएगा वो? तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए वैसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वो हम आगे सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। यस गाइज, क्लियर है ये सबको? यस सर। आगे देखिए 3 मिथाइल ऑक्टेन, अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? 3 मिथाइल ऑक्टेन, यहां मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की तो सीधी चेन है, और थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 मिथाइल ग्रुप होता है। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसको दिखाने का तरीका देखो कैसे है, 2 कार्बन डायरेक्ट हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन कार्बन का बॉन्ड चेक कीजिए, पॉइंट्स के ऊपर कार्बन है सभी, और बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से कवर कर सकते हैं आप। फ्री की हाइड्रोजन कितनी मर्जी जोड़ दो, 4 से ज्यादा वैलेंसी मत करना। और ये थर्ड कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ था, तो एक लाइन यहाँ लगा दी थर्ड कार्बन पर। यस गाइज, ये समझ में आ गया कैसे बना है ये वाला? यस सर। हाँ, यस सर। इसको याद रखिएगा कि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, और ये सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को बॉन्ड लाइन। इसका आसान तरीका यही है कि बस पॉइंट्स के ऊपर कार्बन रख दो आप, आसान हो जाएगा, बहुत आसान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ये वही चीज समझा रखी है। आगे देखो, अगर इसी फॉर्मूलाज को अगर हम सर्कल में करें तो साइक्लोप्रोपेन, साइकिल में 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, ये 3 कार्बन है, इसको ऐसे दिखा रखा है सामने। साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, पेंटेन का मतलब साइक्लिक पेंटेन है, तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन अपनी मर्जी से लगा सकते हो, जैसा इन्होंने लिखा रखा है, ये एक ही चीज है,
ठीक है। फर्दर साइक्लोहेक्सेन, लेकिन यहाँ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, ये रहा क्लोरीन, दिखाई दे रहा है सबको? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन Yes, ऐसे sir. बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये सब बना के देखने आपको, याद रख लेना विद योर हैंड एंड पेन और नोटबुक से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ड्रा द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है कि इसको कौन सा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखना है। बहुत आसान है, सीधा एक्सपेंड करके आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, देखो सारे कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये CO जो था ना, ये डबल बॉन्ड हो है। क्लियर है गाइज? आगे बढ़ते हैं, डबल बॉन्ड, दूसरा एक और मॉलिक्यूल था, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये भी कार्बन कार्बन वाला डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसका रिवर्स करना है। घोड़ा बना क्लोरीन हमेशा कार्बन, क्या करो, क्लोरीन हमेशा कार्बन 2 पे होता है ना? ना बेटा, कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। चलो दिखा देता हूं उसको। ये देखो, क्लोरीन यहाँ जरूरी नहीं है, और कार्बन 2 क्या, ये कार्बन 1 माना जाएगा। ये एक मोलिक्यूल है, आपके हाथ में है, आप इसे ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो ना, क्लोरीन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मैं भी घुमा सकता हूँ भाई। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ ऐसे करके किसी भी जगह पे लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, जहां मन करे एक क्लोरीन लगाना, बस एक, तो बाकी सबको हटा दो। तो जहां पर भी क्लोरीन लगाओ उसको फर्स्ट पोजीशन काउंट करेंगे। यस, क्लियर है बेटा? वो फर्स्ट पोजीशन होगी, आप उसको यूं नहीं कह सकते कि वो सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि उसके अलावा कुछ लगा ही नहीं हो, तो यही फर्स्ट ये है। फिर आप सेकंड थर्ड किसी को भी काउंट कर सकते हो, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, लेकिन फर्स्ट यहीं से, जहां पर भी एक पहला क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। दैट्स इट। फर्दर तो ये हो गया था, है ना। फिर अब ये है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, कह रहा है कि इसके अंदर ना आप इसको ओपन वाले फॉर्मूला के अंदर इसको कैलकुलेट, मतलब ड्रा द एक्सपेंड करो इसको। तो एक्सपेंड करने का तरीका देखो, सबसे सिंपल है, ऐसा डायग्राम बना लिया, हर जगह पे कार्बन लगा दो, और बाकी की वैलेंसी कार्बन की, अब आप देख लो कितने बॉन्ड कार्बन ने बना रखे, और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से ऐड, हाइड्रोजन से जोड़ दो बस। यहाँ पर भी वैसा कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ पर देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यानी इसके साथ एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी कार्बन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, फिर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। अब ये ऑक्सीजन जहां लगा हुआ है ना, वहां कार्बन नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लग रखा है डायरेक्ट। फर्दर यहाँ पर भी कार्बन है, दैट्स इट। तो इस तरह से बाकी की आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। यस गाइस, क्लियर है सबको बेटा? तो इसका यही सॉल्यूशन कर रखा है जो पीछे मैंने आपको करके दिखाया है, ये बाकी सबका सॉल्यूशन है। हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर आपके डाउट्स लेते हैं।